हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। एंड पिछले 2-3 दिन से हमने आर्टिकल डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि एज सच कोई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं था, मतलब जो हमारे एग्जाम में आए इतना इम्पोर्टेंट, ऐसे रैंडम से आर्टिकल थे तो मैंने डिस्कस नहीं किया। एंड आज हम करेंगे 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है कि जो अभी हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें जो पार्लियामेंट्री पैनल बनाया है एमएसएमईज के लिए। सेकंड है अपना कॉटन प्राइसेस राइज हुए हैं, उससे रिलेटेड है। और थर्ड है आईएमएफ ने हमारी जो इंडिया की फोरकास्ट है और इमर्जिंग एशिया की फोरकास्ट है उसको कम किया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट वन है अपना कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है अभी उसने गवर्नमेंट से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए, मतलब उनको एक फ्रेश इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए। क्योंकि पहले जो पैकेज दिए हैं वो एक तो थोड़े हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। दूसरा उनको फोकस मेनली ये रहा था कि मीडियम और लार्ज फर्म पे ज़्यादा फोकस किया था, है ना। स्मॉलर और जो माइक्रो उन पे फोकस नहीं किया। तो जो स्मॉल फर्म्स हैं, माइक्रो फर्म्स हैं, उनका ख्याल रखा जाए, उनको ज़्यादा फोकस किया जाए अब की बार। एंड इससे क्या होगा कि वो उनको अगर हम पैकेज देंगे, उनको लोन देंगे, तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, और एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल देखा जाए तो 45% के आसपास रहता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ना, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इससे फिर रोज़गार मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। तो इकोनॉमी का जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो स्टार्ट हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप कर जाएगी फिर से। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे जो बैंक्स हैं वो लोन देते हैं, तो अगर 90 डेज तक, 90 दिन तक अगर किसी ने जो लोन है उसको पे नहीं किया है तो वो एनपी हो जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट हो जाता है। अगर आपने 90 डेज के बाद अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो उन्होंने बोला कि उसको डबल कर दिया जाए, उस लिमिट को, 90 डे की जो लिमिट है उसको डबल कर दिया जाए, मतलब इंक्रीज कर दिया जाए, सो दैट कि बैंक्स की बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट नहीं होगा, और जो मतलब स्मॉल, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको भी ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है ऐसे पैकेजेस देने की, ऐसे इनिशिएटिव लेने की। तो ऐसे ऐसे कुछ किए जाएँ, स्टेप्स लिए जाएँ, सो दैट कि जो एमएसएमईज है उसको बूस्टअप मिले, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो एमएसएमई देख लेते हैं, शॉर्ट में ही देखेंगे। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हमारा सेक्टर है, हमारी मिनिस्ट्री भी है एमएसएमई मिनिस्ट्री, तो ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, होता है इस सेक्टर से। फर्स्ट पे है एग्रीकल्चर, है ना, जो सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। सेकंड नंबर पे आता है एमएसएमई, और इसका जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होता है वो अराउंड 45 के ओवरऑल एक्सपोर्ट में इन कंट्रीब्यूशन होता है एमएसएमईज का। एंड जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है हमारी, तो उनका टारगेट भी है कि जैसे हमारा 2025 तक, 2025 तक का टारगेट है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो इसी टारगेट में एमएसएमई मिनिस्ट्री का टारगेट है कि जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, अभी उनका सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में ही अराउंड 30 से ज़्यादा ही है, तो उसको इंक्रीज करके 50% करना है बाई 2025, है ना। तो कि एमएसएमईज का जो जीडीपी का में कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी पे में, उसको 50% करना है बाई 2025। और इंडिया का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट तो है ही 2025 तक। दूसरा जो ये एमएसएमई सेक्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबकी ग्रोथ एक साथ से, ऐसा कुछ ज़्यादा डिवीजन ना हो सोसाइटी में। तो एवरी सेक्शन इंक्लूड करता है इसमें, रूरल हो, अर्बन हो, मैन हो, वीमेन हो, है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है इसमें, ग्रोथ होती है इंक्लूसिव, और फिनेंशियल इंक्लूजन पे भी फोकस रहता है ना। जैसे मतलब ऐसा नहीं हो कि बड़ी बड़ी फर्म्स को ही पैसा मिले, लोन मिले। छोटे और जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो नया नया बन रही हैं, इनोवेशंस भी वो नए इनोवेशंस लेकर आती हैं, तो उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन मिले, उनको लोन वगैरह सारी क्रेडिट मिले। मेन चीज़ क्रेडिट की होती है। कोई भी, जैसे कोई भी पर्सन लगा लो आप, अगर उसको स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पैसा कहाँ से लेंगे, क्रेडिट कौन देगा, है ना। तो उसके लिए आपको कोई गारंटी रखनी पड़ती है, फिर जाके आपको क्रेडिट मिलता है। तो ये सबसे मतलब बैंक्स क्रेडिट नहीं देते हैं अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। तो अगला पॉइंट है अपना कि जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, तो उनके लिए बोला गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है अपना, वहाँ से उनको मतलब कम से कम 25% परचेज करना होता है अपना टोटल परचेज का। तो जो पीएसयूज हैं उनका कंपलसरी कर रखा है 25% टोटल परचेज का उन्हें एमएसएमई से ही मतलब परचेज करना होता है। और जीईएम तो है ही अपना, जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, जहाँ वो मतलब अपना बिडिंग करते हैं, वहीं से बाय करते हैं। तो वहीं पे एमएसएमई रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनसे मतलब उनको अगर वहाँ पे मिल रहा है तो 25% टोटल परचेज का एमएसएमई से
बाय करना होता है, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है इससे सपोर्ट करने के लिए हमारे एमएसएमई सेक्टर को। एंड जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, मतलब पहले दूसरा था, अभी 2020 में चेंज कर दिया इसे, 2020 में 1 जुलाई 2020 से शायद ये स्टार्ट हो गया नए वाला। तो माइक्रो में कौन काउंट होगा, माइक्रो एंटरप्राइजेज में कहाँ तक, मतलब किस कंपनी को कहेंगे कि माइक्रो एंटरप्राइजेज है। अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है ना, तो चाहे मतलब प्लांट मशीनरी में, सर्विसेज में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको दो भी कर दिया है डिवाइड, की इन्वेस्टमेंट कितना है और टर्नओवर कितना है कंपनी का। तो माइक्रो कंपनी, माइक्रो एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइज होगी जिसका इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, है ना, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर कितना, नॉट मोर देन 5 करोड़, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 1 और 5 है माइक्रो के लिए। और स्मॉल एंटरप्राइजेज को वो होगी जिसका इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर कितना है, नॉट मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। एंड मीडियम कौन सी होगी, मीडियम होगी नॉट मोर देन 50 करोड़, 50 करोड़, जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़, है ना, 250 करोड़ से ज़्यादा। तो हमें याद रख लेना है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का टारगेट। जो माइक्रो है उनका 1 और 5 है ना, एक एक इन्वेस्टमेंट का और 5 है टर्नओवर का। स्मॉल है उनका 10 और 50 है, 10 और 50 याद रख लेना है। मीडियम का है 50 और 250, है ना, 50 और 250 से। तो ऐसे थोड़ा सा एस्टिमेट सा हमें याद रहे। अगली न्यूज़ है अपनी, सेकंड न्यूज़ है, कॉटन प्राइसेस राइज हो गए हैं, है ना। जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने प्राइस राइज कर दिए कॉटन प्राइसेस। तो इस वजह से जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है हमारा, है ना, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो जो भी लॉबी है, जो भी कॉटन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने बोला है कि जो 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको हटा दिया जाए अब, सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने बोला है, लेकिन हमने जो प्राइस राइज तो किया है, लेकिन जितना ग्लोबल प्राइसेस में राइज हुआ है उससे हमने कम ही किया है, एक्सेप्ट 1-2 वैराइटीज़। अगर 1-2 वैरायटी है जिसमें हमने ग्लोबल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, अदरवाइज हमने कम इंक्रीज़ किया है जितना ग्लोबल मार्केट में प्राइस राइज हुआ है। क्योंकि प्रेजेंटली कॉटन के प्राइस राइज हुए हैं ग्लोबल मार्केट में, तो हम लोगों को भी करना पड़ा है। लेकिन लोगों का मतलब आर्ग्यूमेंट है, जो इंडस्ट्री है उनका आर्ग्यूमेंट है कि जो 10% इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दो, क्योंकि इसकी वजह से जो एंटायर टेक्सटाइल की वैल्यू चेंज होती है ना, जैसे खरीदते हैं उसके बाद जो जितने भी बीच में प्रोसेस होते हैं, है ना, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर उसको आगे फर्दर करके उसको बेचा जाता है, एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो बीच में जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, वहाँ पे मतलब हर जगह कॉस्ट बढ़ती जाती है इस वजह से। तो इस वजह से सारी ही स्टेप्स हमारे जो भी वैल्यू चेन है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, वो सारी अफेक्ट होती है। और इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, और अगर हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो गया तो भाई कॉम्पिटेटिव नहीं रहेगा अदर कंट्री की बजाय। और हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि बांग्लादेश है, वियतनाम, फिलीपींस, इनकी भी टेक्सटाइल का हमारा कंपटीशन रहता है और इनको एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह की भी सपोर्ट मिलती रहती है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के नाम से, डेवलपिंग तो हम भी हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा एज है अभी भी यूरोपीय यूनियन वगैरह में हमसे ज़्यादा है। तो मतलब इस वजह से पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है वो अफेक्ट होगी, और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट वो महंगा होगा ग्लोबल मार्केट में। तो इसलिए 10% इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दिया जाए, ये आर्ग्यूमेंट था। तो कॉटन देख लेते हैं, कॉटन ऐसे क्रॉप देखेंगे हम, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ क्रॉप्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, व्हीट है, राइस है, एंड टी, कॉफ़ी। तो इनका जो नॉर्मली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो हमें इन क्रॉप्स का, रबर है, मतलब 5-6 तो लगा ही लो एटलीस्ट, मतलब क्वेश्चन आता रहता है, मतलब इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट तो नहीं तो नेक्स्ट ईयर, ऐसे आते रहते हैं। तो कॉटन को देखते हैं, कॉटन क्या है, ये एक फाइबर क्रॉप है ना, कपड़े बनते हैं हमारे, सबको पता है, वाइट कलर का जो कॉटन होता है फाइबर क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है। जो वाइट वाइट होता है ना, उसके अंदर एक बीज होता है, ऑयल सीड होता है, तो मतलब उससे ऑयल ऑयल बनता है उससे। ऑयल सीड क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है ये। एंड ये खरीफ क्रॉप है ना, खरीफ होती है जो समर में होती है। इस टाइम पे जो अभी कॉटन लगा रखा है लोगों ने अपने खेतों में, तो ये खरीफ क्रॉप है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है ना। तो ये ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल में होता है। जैसे हमारे एरियाज़ हैं, जो हमारा वेस्टर्न रीजन है पूरा, और सदर्न रीजन, यहाँ सब पे होता है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इंडिया तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में आता है। एंड सेमी एरिड एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी होता है ना। जैसे मोस्टली सेमी एरिड एरियाज़ में होता है, खरीफ है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, सेमी एरिड है, मतलब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रेनफॉल, मतलब ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता, सेमी एरिड में चल जाता है। मोस्टली डक्कन प्लेट्यू जो है ना, डक्कन प्लेट्यू वाला रीजन वहाँ होता है, क्योंकि इसको ब्लैक कॉटन सोइल ज़्यादा सूटेबल होती है। तो वो तो डक्कन प्लेट्यू में है, तो वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सोइल चाहिए, है ना। सोइल हमने कर लिया है। टेम्परेचर कितना चाहिए, तो समर की क्रॉप है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इसको ज़्यादा ही चाहिएगा। तो 21 से 30 डिग्रीज का टेम्परेचर रहता है, और इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, है ना, जिसमें मतलब बारिश ना हो, मतलब क्लियर स्काई हो।
तो कम से कम 210 दिन ऐसे चाहिए, 210 डेज ऐसे फ्रोस्ट फ्री होने चाहिए। जिस टाइम फ्लोरिंग होती है ना, जिस टाइम फूल खिलता है, उस टाइम पे कम से कम फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए। उस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फूल खराब हो जाएगा, तो वो कॉटन बनेगा नहीं ना। तो ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको ग्रोथ के लिए अपने। और रेनफॉल है इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। और इरीगेटेड कंडीशन में भी अच्छे से हो जाता है ये, अगर मतलब हम अगर बिना बारिश के भी अगर उगाएं इसको, ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उनकी वजह से, उनकी सहायता से मतलब। फिर है सॉइल, तो हमने देख लिया है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट तो रहती है ब्लैक कॉटन सॉइल, डक्कन प्लेट्यू वाली, मतलब अच्छी इसको सॉइल चाहिए कॉटन के लिए। एंड टॉप कॉटन स्टेट्स कौन से हैं? गुजरात है, एक नंबर पे तो गुजरात है, सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। तो यहाँ का थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ऐसा ही मतलब क्लाइमेट भी देख लेना कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है, सेमी एरिड है रीजन। देन आंध्र प्रदेश में भी होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है, एमपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, वेस्टर्न यूपी साइड। तो यहाँ सब जगह होता है कॉटन। जीएम कॉटन इंट्रोडक्शन, जीएम कॉटन है हमारे इंडिया में, सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप अलाउ की गई है, दैट इज कॉटन, है ना। और ये 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रेजेंटली, अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है। पहले चाइना था एक बार, बट अभी चाइना सेकंड नंबर पे है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूएसए है। और ओल्डेस्ट की बात की जाए तो यस, इंडिया ने ही वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था कॉटन। जो हड़प्पन पीपल थे अपने, उन लोगों ने मतलब कॉटन को उगाना स्टार्ट किया था, तो इंडिया में ही सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस हुआ था। ये कॉटन का हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, बट कंप्लीट नहीं है, मतलब बहुत कुछ आ जाएगा ऐसे तो हम देखेंगे तो। थर्ड है अपना न्यूज़ है आईएमएफ से रिलेटेड। तो आईएमएफ ने अभी जो रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो पहले क्वेश्चन तो ये कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है, और उसके अंदर क्या किया है उन्हें, इमर्जिंग एशिया का अलग से मतलब वो था ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो इमर्जिंग एशिया का भी कम कर दिया है, और इंडिया का जो फोरकास्ट है उसको कम कर दिया गया है। ये न्यूज़ है। एंड इसका रीज़न यही कि कोविड की सेकेंड वेव जो आई थी, और उसकी वजह से तो सबको ही पता है कि कितना सब इकोनॉमीज हर्ट हुई हैं। एंड स्लो वैक्सीनेशन, कि उसके बाद वैक्सीनेशन भी कम है, तो इस वजह से जो इमर्जिंग एशिया है और इंडिया है, दोनों का फोरकास्ट कम कर दिया गया है। बट एक चीज़ इसने वो की है आईएमएफ ने, कि हमारा तो इमर्जिंग इकोनॉमी जो इस साइड का एशिया है उनका तो कम किया है, लेकिन एडवांस जो नेशंस हैं, यूएसए है, यूरोप है, उनका अपवर्ड रिविजन किया है, मतलब उनका इंक्रीज किया है ना। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि डाइवर्जेंस है, जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ रहा है, अभी इमर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस इमर्जिंग अक्रॉस कंट्रीज, है ना। जैसे डेवलप्ड हैं उनका तो वैक्सीनेशन हो गया है और उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा अच्छे से पिकअप कर लिया उनकी ग्रोथ ने। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ वैक्सीनेशन भी नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, है ना, स्लो डाउन चल रहा है उन इकोनॉमीज़ में। तो इस वजह से क्या होता है, गैप पड़ता है अमीर कंट्रियों में और गरीब कंट्रियों में। तो वो डाइवर्जेंस शो कर रहा है कंट्रीज के बीच में, और अपवर्ड रिवीजन किया है एडवांस नेशंस में। और इमर्जिंग एशिया और इंडिया है, इनका ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है। एशिया का 7.5% किया है, इंडिया का 9.5% है जीडीपी ग्रोथ, चाइना का 8.1% है। चाइना से तो हमारा जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा ही शो कर रहा है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी है वो हमसे ज़्यादा बड़ी है, बड़ी लार्ज है, तो इन लोगों का ग्रोथ ओवरऑल तो हमसे ज़्यादा रहता है। तो इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो 9.5 आईएमएफ के अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक ही है, मतलब वैसे तो ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है 9.5%, अगर हम इतने परसेंट से भी इंक्रीज कर जाएं प्रेजेंट सिचुएशन में तो ठीक ही है, क्योंकि हमारे यहाँ स्लो डाउन की सिचुएशन है। एंड इंडिया का मतलब यही सेकंड वेव से सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, और रिकवरी जो हमारी थी वो स्लो रिकवरी है। और मेन चीज़ है कि कॉन्फिडेंस नहीं है सबसे ज़्यादा, तो इतना बड़ा सेटबैक था अभी कि जो रिकवरी फर्स्ट वेव के बाद स्टार्ट हुई थी होनी, उसके बाद सेकंड वेव आ गई, तो जितना भी सेंटिमेंट्स थे, जो भी कॉन्फिडेंस था, वो एकदम से ड्रॉप डाउन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा अभी, है ना। एक्सेप्ट कि हमारा जो मार्केट है बीएसई सेंसेक्स है, स्टॉक मार्केट के अलावा रिकवरी नहीं है कहीं भी। तो हम थोड़ा सा आईएमएफ देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन से आए हैं। तो आईएमएफ जो है उसने दो रिपोर्ट्स, जैसे मेन दो रिपोर्ट्स हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, तो 2016 में प्री में क्वेश्चन आया था कि कौन रिलीज करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो अभी देखी, जिसके अकॉर्डिंग अभी है ना फोरकास्ट किया है, ये रिलीज कौन करता है? 2014 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन रिलीज करता है? आईएमएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एंड 2011 में जो क्वेश्चन आया है, रिगार्डिंग द आईएमएफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, कैन ग्रांट लोन टू ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली मेंबर कंट्रीज, टू सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो कि लोन की बात हो रही है कि जो आईएमएफ है वो किसी भी कंट्री को लोन दे देता है, या सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को देता है, या सिर्फ मेंबर कंट्रीज हैं इसकी उनको देता है, या सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री को देता है। तो इसका आंसर तो सी आंसर है कि सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही देता है
ना, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको देता है। हमें थोड़ा-सा इसलिए भी याद रखना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर है और 1991 में जब हमारे यहाँ सिचुएशन ख़राब थी, उस टाइम पे आईएमएफ से हमने लोन लिया था और बहुत सारी कंडीशंस के बाद ही आईएमएफ ने लोन दिया था। तो आईएमएफ ईज़िली तो लोन किसी को देता नहीं है, तो किसी भी कंट्री को तो वैसे भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेंबर कंट्रीज़ को ही इतनी सारी कंडीशंस के साथ लोन देता है। टोटल इसमें प्रेज़ेंटली 190 कंट्रीज़ हैं, 190 मेंबर्स हैं इसके। और लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ 2020 में ऐड हुआ अंडोरा है ये, प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा। और ये जो अंडोरा है ये स्पेन और फ्रांस के बीच में छोटा सा कंट्री है। तो ये ऐड हुआ है 1945 में, मतलब स्टार्ट कर दिया था आईएमएफ ने अपना काम 1944 में, जो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके थ्रू आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये सब बने थे। 1945 में काम स्टार्ट कर दिया था। तो हमने क्वेश्चन देख लिए हैं आज। हमने आईएमएफ को भी देखा, कॉटन ग्रुप को देखा एंड एमएसएमईज को, है ना, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच।